फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत का थर्ड लेक्चर यानी तीसरा लेक्चर लेकर आए। जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो टॉपिक होगा अपना, वो है कूलॉम का नियम। महत्वपूर्ण नियम आने वाले कल के लिए, जब आप नेक्स्ट आगे अलग अलग टॉपिक में जाएंगे, वहाँ पर कूलॉम के नियम की आवश्यकता बहुत होगी। अभी तक आपने जो पढ़ा है फिजिक्स में, विद्युत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक, इसके बाद चार्ज, आवेश क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और लास्ट में अपन बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, कूलॉम का नियम। इसके पहले आपने कक्षा 11 की 6वीं यूनिट याद करें आप, गुरुत्वाकर्षण वाली एक यूनिट पढ़ी थी 6वीं, जिसमें 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर गुरुत्व से रिलेटेड था और दूसरा था उपग्रह यानी सैटेलाइट। उसको मैं क्यों याद करवा रहा हूँ? अभी आप 2 लेक्चर आपने पढ़े हैं, टोटल थ्योरिकल, बेसिक नॉलेज आवेश की। तो जो तीसरा लेक्चर है, थोड़ा सा डेरिवेशन का पुट यहाँ आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है कि जो 12th की फिजिक्स मोस्टली डेरिवेशन टाइप है, शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। अब इसको भी मैं कहाँ से जोड़ना चाह रहा हूँ? 11th से, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा याद करना है। यदि उसको आपने समझ लिया तो ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। याद करो, एक न्यूटन जो अपने साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक नियम दिया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बताया था कि यदि मान लो किसी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 2 पिंड हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2, और दोनों परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच की दूरी कितनी है? r। एक का द्रव्यमान यानी मास कितना है? m1, दूसरे का मास यानी द्रव्यमान कितना है? m2। तो उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, आपको लगेगा कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है तो बहुत रोचकता लगेगी, मजा आएगा। तो देखना ये पूरा का पूरा ये सिस्टम बिल्कुल मैजिक होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम एकदम से 12th पे लाते, तो शायद आपको लगता कि एकदम से नियम आ गया, कैसा आ गया, क्या है, चूंकि नए टॉपिक्स हैं, एकदम से आपने ये पढ़ा फिजिक्स का एक जो फर्स्ट यूनिट है 12th की, चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक का इतिहास या हिस्ट्री कहाँ से, अपन बिल्कुल बेसिक से चलें। अब कोई चीज़ यदि जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक मेरा उद्देश्य है कि जो आप 11 से पढ़कर आए हैं, निश्चित ही आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आपको नया टॉपिक है। बस थोड़ा सा अपने मेमोरी को साफ कर लें और इसको आप देखें। तो उसने ये बताया था कि जो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का वर्ग उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट at inverse is directly proportional of product of their masses and inversely proportional of square of distance between them। इंग्लिश में अपन इसको याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बात आती है m1 m2 क्या है, f क्या है, ये बहुत बाद में लिखना, पहले लिखना है, क्योंकि मेरा जो तरीका है, पहले हम जैसे ही न्यूटन का गुरुत्व का नियम आया, किसी ने पूछा है, हमें लिखना है एग्जाम में, तुरंत एक फिगर दिमाग में आना चाहिए, फॉर्मूला कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m1 m2 अपॉन r²। क्लियर? अब ये पता होना चाहिए m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है उन पिंडों के, उन ऑब्जेक्ट के, उन वस्तुओं के। f क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल है, और r² यानी बीच की दूरी ये दिखाई दे रही है दोनों पिंडों के,
उनका वर्ग ले रहे हैं अपन। तो अब यहाँ अपन थ्योरी में भी लिखना है कि माना कि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला वर्ग F समानुपाती m1 m2। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r स्क्वायर। क्लियर, दोनों को हमने लिख दिया। अब इन दोनों को हम मिलाकर लिखें तो ये निकल के आएगा F समानुपाती m1 m2 अपन r स्क्वायर। फिर और आपने देखा होगा कि जैसे ही हम एक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक का आपको मिला था, आ गया बच्चों यार, उसका संकेत क्या था, g, और इसको क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। बिल्कुल याद आओगे। अब आप इसको देखना कितना ज्वाइंट होता है। अब जो पेपर में बोर्ड में प्रश्न आ रहा है वो सुन लो, आप नोट कर सकते हो। इसमें जो प्रश्न आता है इस बार से इंपोर्टेंट भी रहेगा ये, कूलॉम का स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये आप दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एकांक आवेश यानी स्टेट कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड विथ द हेल्प ऑफ दिस लॉ डिफाइन यूनिट चार्ज। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो चार्ज की डेफिनेशन है हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर कराएंगे, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन हम समझ लेंगे, इसकी यूनिट के बारे में समझेंगे, इकाई क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका भूमि सूत्र क्या होता है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला भूमि सूत्र से आप 11th में परिचित हैं, उसको हमने बनाना वहाँ सिखाया था। लेकिन आप अब भी हम कैसे बनाते हैं, नए फॉर्मूले मिलेंगे वो बनाना ही मैं आपको विभेद सूत्र सिखाऊंगा। क्लियर। अब देखो आप कैसे बदलते हैं, बदलना आप देखो, जहाँ हमने m1 m2 लिया है उसकी जगह हमें केवल, मैं बदल नहीं सिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा चेंज करना है। क्या हम दिमाग से हटा रहे हैं, वही हम बोर्ड से हटा रहे हैं। हमें केवल अपने दिमाग से हटाना है कि जहाँ पर पॉइंट चार्ज है ना, बिंदु आवेश, उसने कंडीशन दी थी, उसने क्या लिया था, पॉइंट चार्ज लिया था। चलो हटाई देते हैं, उसने पॉइंट चार्ज लिए थे, एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया, बिल्कुल बिंदु आवेश पर भी मैं चर्चा करूंगा कि आखिर ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, बिंदु आवेश क्या होते हैं, दूरी वही ले लेना हूँ जो आपने 11th में ली थी आप। अब यहाँ Q1 Q2 अपने लिए दिखाई दे रहे हैं, नियम में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। देखो m1 m2 किया था, ये हमने Q1 Q2 लिख दिया, बस क्या फर्क है। अभी आपने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ी है, आवेश का जो गुण आपने महत्वपूर्ण पढ़े हैं उसमें ये था कि जब दो समान आवेश हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो धन धन हो, चाहे वो माइनस माइनस हो ऋण ऋण हो, या प्लस माइनस यानी एक धन और दूसरा ऋण, तो आपने पढ़ा था कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, असमान आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। यानी सेम चार्ज है दे आर रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज है दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा है। तो इसी को उन्होंने इन 1785 1704 C.A. कूलॉम, इनका नाम था पूरा, जिसको शॉर्ट में कूलॉम या कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, देखो पूरा चैप्टर स्थिर शब्द पर ही आप जाना, ये चैप्टर जो अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं हमें आवेश को स्थिर यानी स्टेबल कंडीशन में रखना है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों, अब बात आती है बिंदु आवेश, आप देखो बिंदु से मतलब यानी बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो बिंदु आवेश की जो डेफिनेशन आप समझोगे कि यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लो ये चौक मेरे पास हो, एक आप यहाँ से बहुत दूर मान लो भोपाल में बैठे हुए, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर दूर बैठे हुए, तो दूरी की अपन देखें, दूरी की तुलना में भी उनका आकार बहुत कम है। एक हम यहाँ मान लें, एक कोई ब्रह्मांड यूनिवर्स में कोई स्टार, कोई सन, किसी को भी हम ले सकते हैं, एक वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब दूरी की तुलना में यदि उनका साइज यानी आकार बहुत छोटा है तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं, तो उसको पॉइंट यानी स्थिर सॉरी बिंदु कहा जाता है। स्थिर तो हमें रखना है, क्योंकि जैसे ही हम चार्ज को बढ़ा देंगे
फ्लो कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो वो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे इसका। अभी यहाँ केवल हमें चार्ज को स्टेबल कंडीशन में रखना है। अब Q1 Q2 हम देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया यानी परिमाण, एक का Q1 ले लिया, दूसरे का Q2 ले लिया। तो उसने कहा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं इसको देख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ही हमें तैयार करना है। आप इसको बहुत बाद में लिखेंगे, पेपर में आ जाएगा, अपनी नोटबुक में आप लिखोगे। स्टार्ट कर देते हैं अपन सन 1785 में कूलॉम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों का अध्ययन करने के पश्चात एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। फिर हम बोलेंगे कि जिसके अनुसार या कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ आएंगे माना कि Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित हैं। तब नंबर 1 कूलॉम के नियम से F समानुपाती Q1 Q2 और दूसरा नियम हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती R²। क्लियर? कितनी बार में हम अब फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन आधे सीधे करना है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। बिल्कुल जहाँ M1 था हमने Q1 कर दिया, जहाँ M2 था हमने Q2 कर दिया। R पर कोई फर्क नहीं, दूरी है। चूंकि वहाँ द्रव्यमान यानी मास तो M से हमने डिनोट किया था। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज को हम Q से डिनोट करते आ रहे हैं, Q1 Q2 ले लिए। केवल हमारे दिमाग में बदलना आना चाहिए, संकेत M1 को Q1 कर रहे हैं, M2 को Q2 कर रहे हैं। और जो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ओनली लग रहा था आकर्षण बल, यहाँ आकर्षण भी लग सकता है या प्रतिकर्षण भी लग सकता है। ये भी हमने प्रॉपर्टीज में आपको बता दिया। यदि धनावेश दोनों हैं, ये दोनों धनावेश है यानी समान आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक धन है एक ऋण है यानी विपरीत आवेश है, अपोजिट चार्ज है, तो आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, अब थोड़ा इंग्लिश में आप सुन लें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेबल पॉइंट चार्ज is directly proportional of product of magnitude of charge and inversely proportional of square of distance between them. Let Q1 Q2 of magnitude of charge is situated separated of distance r. So first law ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये तो नियम हो गया। अब हमने आपको बताया था जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आया था G, याद करो आया था। अब यहाँ हम G नहीं ले रहे हैं, यहाँ उन्होंने क्या लिया था कि Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसको हम एक हाईलाइट करते हैं, इस तरह से आप नोटबुक में भी करना सीखो। और ये हमें हाईलाइट से क्या फायदा है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, नोटबुक में कर लेंगे तो बार बार हमारी निगाह जाएगी। मैंने इससे ही आपको पूरा थ्योरी याद करने का तरीका सिखाया है, हमें रटना नहीं है। ये पहले लेक्चर से आज थर्ड लेक्चर में लगातार आपको बोल रहा हूँ, फिजिक्स को बिल्कुल नहीं रटना है। आपने आवेश उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी देखा होगा, वह हमने पहले आपको एक मैथमेटिकल तरीके से बनाने की कोशिश की थी। पदार्थ, परमाणु, अणु, नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, धनावेश, ऋणावेश, तो निश्चित ही कभी हम काल्पनिक डायग्राम भी बना लें थ्योरिकल का तो याद होता है। उसी तरह से मैथमेटिकल पोर्शन को दिमाग में रखें, सारे सिंबल अपन दिमाग में रखें, ये क्या होते हैं, तो हमें भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पहला टॉपिक इस तरह से है आपको है, तो मैं ये चाह रहा हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि आने वाले कल में जो ये चैप्टर का आप अधिभार देखोगे तो 7 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 2 मार्क्स के ओटी। तो मेरा लक्ष्य है ओटी भी हम बीच में से कैसे निकलते हैं उन पर आपसे चर्चा करें। यहाँ से ओटी निश्चित आते हैं, बताऊंगा मैं आगे।
और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो अभी डेरिवेशन आपको बहुत सारे मिलना है। तो अब वापस अपन यहाँ पर आए तो के क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। अब ये भी अपन जानते हैं कि जितने भी नियतांक हैं उनका मान मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। तो दो तरह की पद्धतियाँ यहाँ हम लेंगे, एक CGS यानी सेंटी जो ग्राम सेकंड पद्धति और SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल। तो चार पद्धतियाँ आपने लेवल में पढ़ी थी, MKS और एक FPS और क्लियर। तो इनके मान किस पर डिपेंड होते हैं, मापन की पद्धति पर और माध्यम। अब SI पद्धति में अपन देखें तो उसमें भी दो अलग अलग अपन चलेंगे, ये वायु या निर्वात के लिए अपन जाएंगे और एक किसी माध्यम के लिए अपन जाएंगे। अब वायु या निर्वात में आप देखोगे तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन ये सिंबल आप ध्यान देखो, ई नहीं है, इस तरह का ये बना हुआ है एप्सिलॉन, वही हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ अपन इसको इक्वेशन मान लो, यहाँ अपन फर्स्ट ले दें, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो F = 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको अपन वायु और निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस। अब प्रश्न उठता है विद्युतशीलता क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है। तो प्रश्न आ जाएंगे इसका मान कितना होता है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में आएंगी। इसको हम एक जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इसको डिटेल समझेंगे। अभी अपन को एग्जाम में किस लेवल पर लिखना है, डेफिनेशन रहे थे एक एग्जाम के लिए लिखना, वो आप समझ लें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि OT लेवल पर भी आपको ले जाएंगे, न्यूमेरिकल लेवल पर भी ले जाएंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो यहाँ दूर करते जाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट होते हैं लेक्चर आप देखें, उसके चैट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिख दें। तो अगले लेक्चर में हम उन डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। अब बात आती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। एक और लिख देता हूं, ये आपने देखो क्या बन गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, बता ही चुके। एप्सिलॉन नॉट की मान क्या कहते हैं, इसको वायु और निर्वात के लिए विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है मात्रक है, यूनिट में बता चुका हूँ, अभी आपको आगे इसी में बताएंगे। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो है 9 × 10⁹ ये वैल्यू निकल के आती है। अब ये वैल्यू भी कैसे निकलती है वो भी अभी चर्चा करेंगे आपको। अभी अपन इतना लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि अभी अपना लक्ष्य है एकांक आवेश या यूनिट चार्ज की डेफिनेशन निकालना, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक, अब इसको हमने मान लो इक्वेशन नंबर 1 या दूसरा समीकरण बना दिया। ठीक है, अभी अपन ऐसा यूनिट में जा रहे हैं केवल वायु निर्वात के लिए, इसी के माध्यम के लिए अलग चलेगा, फिर CGS में वायु निर्वात के लिए अलग चलेगा, माध्यम के लिए अलग चलेगा। इसके डीपली अपन चलेंगे, बहुत सारी जितने भी टॉपिक हैं, छोटी छोटी डाउट हैं उन पर क्लियर करेंगे, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर पर आपको ले जाएंगे। अब इसकी हमें डेफिनेशन बनाना है, किसकी बनाना है, यूनिट चार्ज यानी एकांक यही हम लिख देंगे। तो यदि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में f की वैल्यू हम ले लें 9 × 10⁹ Q1 Q2, इसको Q ले लें और R को ले लें 1 मीटर, यानी जो बीच की दूरी है दोनों आवेशों की वो कितनी ले लें, 1 मीटर। इतनी वैल्यू यदि हम यहाँ पुटअप कर दें तो आप देखोगे 9 × 10⁹ 9 Q × Q अपॉन 1², ये कैंसिल हो जाएगा, Q² = 1, Q हो जाएगा ±1। जब आप ये सारी चीजें कर लें, इसको देखकर जो मान आपने लिखे हैं
इसी को देखकर हम आपको एकांक आवेश की परिभाषा याद कराएंगे। आपने बल कितना लिया, 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी 9 × 10⁹ 9 न्यूटन। आवेश कितना लिया, समान परिमाण लिया, Q1 Q2 दोनों को हमने Q ले लिया, और बीच की दूरी कितनी ले ली, जो बिंदु आवेश थे उनको ले लिया हमने 1 मीटर। तो अब परिभाषा मिलेगी कि यदि वायु और निर्वात में दो सजातीय एवं समान परिमाण के आवेश 1 मीटर दूरी पर स्थित हों तो वे एक दूसरे को या परस्पर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, एकांक आवेश कहलाते हैं। इसको दूसरी तरह से ही बोल सकते हैं, बिल्कुल हमने उसको देख के मैं भी बोल रहा हूँ, हमें इस पर फोकस करना है कि डेफिनेशन बनी कैसे, आंख बंद करके रटना नहीं। एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु व निर्वात में समान परिमाण के तो सजातीय आवेश 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ से अपन बोल सकते हैं, दोनों जगह से आप बोल सकते हैं, जो जो आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो दोनों आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो एक फ्लो आपका ये बन जाएगा, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लीजिए एवं उसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, तो हमें पूरा का पूरा यहाँ तक कर देना। लेकिन अभी नोटबुक में जो आप लिखोगे और डिटेल आप चलोगे, उसके दो फायदे हैं। न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं, कॉम्पिटिशन में बनते हैं, वो यहीं से निकलेंगे, किसी फॉर्मूलों से निकलेंगे, प्लस आगे जब और आप अगले टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इनकी आवश्यकता होगी। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह से निकल सकते हैं, ये ε0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता, अभी माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, फिर CGS पद्धति में हम जाएंगे, तो ये चीज़ें भी हमें आना चाहिए। कॉम्पिटिशन का समय है, ऑब्जेक्टिव भी 20 नंबर के टोटल आना है, 2 नंबर के यहाँ से आना है, तो उस तरफ भी हम आपको ले जाएंगे। ये पूरा आपका तैयार हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं है। चलिए अब इनकी बात करें अपन, ये तो हो गया था वायु व निर्वात के लिए। अब इनकी बात करें अपन इसी में माध्यम के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बनाया था, वायु व निर्वात यानी एयर और वैक्यूम के लिए। अब किसी माध्यम के लिए अपन जाएं तो जो K की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1/4πε0 और कैपिटल K। अब फिर यह प्रश्न उठेगा ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। फिर प्रश्न उठेगा कि ये क्या है, तो अलग से फिर डेफिनेशन बनेगी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपने जैसे ही रख दी तो ये क्या बन गया, अब थोड़ा सा डीप अपन को चलना है, चूंकि कॉम्पिटिशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आवश्यकता होता है। 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आवेश। क्लियर हो गया, ये हम इसको बना लेंगे। तो ये किसी के लिए आ गया, मीडियम के लिए आ गया। बात समझ में आ गई होगी आपको, नहीं आई बोलो, क्लियर। अब आते हैं वायु व निर्वात के लिए। अब SI की जगह क्या हो जाएगा, CGS हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल कहीं मेहनत नहीं करना, ये रफ कर देंगे इसको, CGS में आ जाएगा। इस पूरे की जगह वैल्यू आती है 1, जाती है 1, इसको हटा देंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, यहाँ ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, F बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। बल्कि इकाई CGS में डायन है तो डायन होगा, और वहाँ पर न्यूटन, क्योंकि SI यूनिट बल्कि न्यूटन, ये हो गया। अब बात आती है इसी वायु निर्वात के अलावा मीडियम की बात करें, किसमें, CGS में। किसी माध्यम के लिए जाएं तो इस K का मान जो होगा, अब इसको हटा दो इतना सा, तो क्या आ जाएगा आपका कितना, 1/कैपिटल K। तो आंसर में इतना पोर्शन हटा दो, क्या आ जाएगा, F = 1/कैपिटल K 1Q2 अपॉन r²। अभी आपने जो डेफिनेशन बनाई थी, उस जो आपको नोट्स आप देखेंगे, देख लिए होंगे, जो नोट्स आपको दिए जा चुके हैं, उसमें आप देखोगे तो
आप इसमें केवल डेफिनेशन में जहाँ आपने 9 × 10⁻⁹ लिखा था और 19 लिखना है, जो मीटर 1 मीटर लिया था 1 सेंटीमीटर लिखना है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु व निर्वात में 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हों, 1 मीटर था तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हों, तो एक दूसरे को एक डायन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, एकांक आवेश कहलाते हैं। तो केवल डायन बदलना है, न्यूटन को एक डायन ले रहे हैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लिया था, 1 मीटर लिया था, यहाँ उनको 1 सेंटीमीटर लेना। कहीं कोई फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यदि आप रटेंगे, भ्रम में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने एक सीधा पढ़ा दिया कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना है, अब डीपली अपन चलेंगे उसमें अपने लिए कितना करना है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अपन इस पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ये चीज़ें आपको, ये आखिर क्या है, ये है महत्वपूर्ण, यानी वायु व निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है, इसका मात्रक कितना होता है, जो के यहाँ निकल के आया था उसका मात्रक कैसा बनेगा, तो मात्रक तरफ भी आपको ले जाऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक।